हेलो एंड वेलकम टू बुक स्टोरी। पिछले भाग में हमने डॉक्टर वॉटसन और शर्लक होम्स की मुलाकात के बारे में सुना। पहली मुलाकात के साथ ही डॉक्टर वॉटसन की दिलचस्पी होम्स में काफ़ी बढ़ जाती है और वे उसके बारे में जानने के लिए और उत्सुक हो जाते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए अगला भाग शुरू करते हैं। डॉक्टर वॉटसन के लिए शर्लक होम्स का उनके अतीत के बारे में पहली मुलाकात पर बताना अभी भी एक रहस्य बना हुआ था। वे अब भी यही जानना चाहते थे कि शर्लक होम्स ये बात कैसे जानता था कि वे इससे पहले अफगानिस्तान में थे। खैर, अगले दिन वॉटसन और होम्स दोनों 221 बी बेकर स्ट्रीट का घर देखने जाते हैं। दोनों को घर इतना अच्छा लगता है कि वे इसे तुरंत ही किराए पर ले लेते हैं। वॉटसन को शर्लक होम्स के साथ रहने में कोई खास दिक्कत नहीं आ रही थी। होम्स का रूटीन बहुत ही नॉर्मल था। वे अक्सर रात को 10 बजे तक सो जाता और सुबह वॉटसन के उठने से पहले ही नाश्ता करके जा चुका होता था। होम्स कभी लेबोरेटरी, कभी मुर्दाघर और कभी कभी शहर के अलग अलग हिस्सों में बेवजह ही घूमता रहता। जब कभी होम्स पर काम करने की धुन सवार होती तो वे घंटों तक काम करता रहता, पर जब कभी उस पर आलसीपन छाता तो वे कई दिनों तक कुछ भी नहीं करता था। बस सिटिंग रूम के सोफे पर लाश की तरह पड़ा रहता और मुंह खोले सीलिंग की तरफ देखता रहता था। होम्स की हरकतें देखकर वॉटसन के अंदर की उत्सुकता और बढ़ रही थी। वे बस यही सोचते रहते कि आखिर ये इंसान करना क्या चाहता है। होम्स के साथ कई बार बात करने पर वॉटसन को ये समझ आया कि कई चीज़ों में शर्लक होम्स के ज्ञान का कोई जवाब नहीं है, पर कई विषयों में उसका ज्ञान पहली कक्षा के छात्र जितना भी नहीं है। जैसे कि एक बार शर्लक होम्स से बात करते वक्त वॉटसन को पता चलता है कि उसे ये तक नहीं मालूम कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। इस बात पर वॉटसन दंग रह जाते हैं, पर होम्स के लिए छोटी सी बात थी। होम्स के हिसाब से हमें दिमाग में केवल वही चीज़ें रखनी चाहिए जिससे हमें हमारे काम में फ़ायदा मिले। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमे या फिर सूरज पृथ्वी के, उसे इससे क्या मतलब। शर्लक होम्स पूरी तरह से मनमौजी किस्म का आदमी था। जब वे बहुत खुश होता तो ऐसा वायलिन बजाता जिसे सुनकर किसी का भी मन खुश हो जाए, और जब उदास होता तो ऐसी ऐसी धुनें निकालता कि भय राग भी उसके आगे मधुर संगीत लगता था। वॉटसन देखते हैं कि उससे मिलने अजीब तरह के लोग आते हैं जो होम्स के हिसाब से उसके क्लाइंट हैं। एक दिन सुबह वॉटसन जल्दी उठ जाते हैं। होम्स उस समय घर पर ही था और एक पत्रिका का एक लेख पढ़ रहा था। वे पत्रिका के उस लेख को पढ़ते हुए जैसे उसमें खो सा जाता है। वॉटसन भी उस पत्रिका को पढ़ने के बारे में सोचते हैं। उस लेख के अनुसार यदि हम किसी इंसान के हाव भाव, आंखों के संकेत, उसके कपड़े, उंगलियों के नाखून, कोट एवं शर्ट की बाहें, जूते इत्यादि चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखें तो हम उसके पेशे या व्यवसाय के बारे में और कई बार तो उस इंसान के बारे में भी सटीक अनुमान लगा सकते हैं। वॉटसन इसे पढ़कर एकदम से ये कहकर नकार देते हैं कि ये एकदम बेहुदा और काल्पनिक सी थियोरी है, ऐसा वास्तव में नहीं होता। इस पर होम्स वॉटसन को बताता है कि ये एकदम प्रैक्टिकल थियोरी है, और ये भी बताता है कि वे लेख लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद शर्लक होम्स ही था, और ये थ्योरी ही उसकी रोजी रोटी का साधन है। वॉटसन इस बार होम्स से हिम्मत करके उसके पेशे के बारे में पूछ ही लेता है। होम्स कहता है कि वे एक कंसल्टिंग डिटेक्टिव है। वे उन जासूसों की मदद करता है जिनसे उनके द्वारा लिए गए केस सुलझाए नहीं जाते। वे सभी जासूस उसके पास सबूत लेकर आते हैं और वे इसी थियोरी की मदद से यहाँ कमरे में बैठा बैठा उनके केस सुलझाने में मदद करता है। बहुत ही कम बार ऐसा हुआ हो कि वे किसी पेचीदा केस के सिलसिले में घटनास्थल को देखने गया हो। होम्स कहता है कि चीज़ों को ध्यान से देखना और ज़रूरी बातों को नोट करना उसकी आदत हो गई है। इसी आदत की वजह से उसने पहली ही मुलाकात में ये अनुमान लगा लिया था कि वॉटसन इससे पहले अफगानिस्तान में रहकर आए थे। अपने इस राज पर से पर्दा उठता देख वॉटसन बोलते हैं कि तुम्हें यह बात किसी ने पहले ही बताई होगी। होम्स हंसते हुए वॉटसन को बताता है कि उन्हें देखते ही यह मालूम हो गया था कि वे मेडिकल पेशे से संबंध रखते हैं, और चार ढाल उनके फौजी होने का संकेत दे रही थी, यानी कि वे सेना में डॉक्टर रहे होंगे। हाथों की कलाइयों से पता चल रहा था कि वॉटसन एक गोरी चमड़ी वाले आदमी हैं, पर चेहरे का कालापन ये संकेत दे रहा था कि वे किसी गर्म देश से होकर आए हैं। सूखे और कमज़ोर चेहरे से ये बात साफ जाहिर थी कि वे बहुत कष्ट और तकलीफ़ें झेल चुके हैं। बाईं बाह में दाईं के मुकाबले कुछ तनाव था, जिससे पता चलता है कि वे ज़ख्मी हैं। अगर इन सभी चीज़ों को जोड़कर सोचा जाए तो केवल एक ही सवाल उठता है, एक अंग्रेज़ डॉक्टर कौन से देश में इतने दुख और तकलीफ़ें झेल सकता है या फिर जख्मी हो सकता है। तो आजकल की परिस्थिति के हिसाब से एक ही देश है, वे है अफ़गानिस्तान। होम्स के इस तर्क के बाद भी वॉटसन मन ही मन ये सोचते हैं कि होम्स उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसा वास्तव में नहीं होता। फिर इस विषय से ध्यान हटाने और होम्स की थ्योरी को गलत ठहराने के लिए वॉटसन खिड़की के नीचे एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है
पता नहीं ये आदमी क्या ढूंढ रहा है। होम्स उस आदमी की तरफ देखते हुए बोलता है कि वॉटसन, आप शायद उस सार्जेंट की बात कर रहे हो जिसके हाथ में वे नीला लिफाफा है। वॉटसन फिर एक बार होम्स की बात को ये सोचकर हल्के में ले लेते हैं कि इसकी बात का सच जानने का कोई तरीका तो है नहीं, ऐसे में ये कुछ भी बोल सकता है। इससे पहले कि वॉटसन कुछ बोल पाते, वे शख्स उनके मकान की तरफ मुड़कर उनके दरवाजे पर आ जाता है और होम्स को वे नीला लिफाफा पकड़ाता है। होम्स को गलत ठहराने के लिए वॉटसन उस आदमी से तुरंत पूछते हैं कि पोस्टमैन बनने से पहले तुम्हारा पेशा क्या था। सामने से जवाब आता है, मैं मरीन लाइट इन्फेंट्री में सार्जेंट था सर। वॉटसन के पास अब कोई शब्द नहीं थे। होम्स ने अभी अभी अपनी थियोरी का सबूत दे दिया था, पर वॉटसन के मन में अब भी शंका थी। वॉटसन देखते हैं कि होम्स चिट्ठी पढ़ने में मगन था। जब वॉटसन उसे उस चिट्ठी के बारे में पूछते हैं तो होम्स बताता है कि ये एक नए केस के संबंध में है। वॉटसन के पास भी कुछ खास करने को नहीं था। वे होम्स के साथ उस केस में शामिल होने की इच्छा जाहिर करते हैं, जिसे होम्स स्वीकार कर लेता है। तो साथियों, क्या है वे नया केस? जानने के लिए हमारा अगला भाग सुनना ना भूलें। अगर आपको ये भाग पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए अगले भाग में मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।